हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिविल स्टाफ हिमाचल। और आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे द प्राइवेटाइजेशन ऑफ न्यूक्लियर पावर। सो बेसिकली रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर मोदी ने यहाँ पर अनाउंसमेंट की है कि हम जो अपना न्यूक्लियर सेक्टर है उसको प्राइवेट प्लेयर्स के लिए ओपन कर रहे हैं ना। ऑब्वियसली बात है, इसके एडवांटेजेस भी रहेंगे और कुछ डिसएडवांटेजेस भी रहेंगे। तो क्या क्या इसके एडवांटेजेस रहेंगे और किस तरह से चैलेंजेस बन सकते हैं उसको हम डिटेल में कोशिश करेंगे पढ़ने की। तो ये आपके प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से एज वेल एज मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाता है। सो बेसिकली जितनी भी इसकी की डिटेल्स हैं दैट वी विल बी डिस्कसिंग इन डिटेल, राइट। लेट्स स्टार्ट द सेशन। सो अगर हम न्यूज की बात करते हैं तो ये न्यूज में क्यों रहा है? सो प्राइम मिनिस्टर हैज अनाउंस्ड दैट इंडिया विल ओपन इट्स सिविल न्यूक्लियर सेक्टर। सो व्हाट इज इंपॉर्टेंट दैट यू हैव टू रिमेंबर, व्हिच इज सिविल न्यूक्लियर सेक्टर। तो सिविल न्यूक्लियर सेक्टर को हम ओपन कर रहे हैं किसके लिए? प्राइवेट कंपनीज के लिए, राइट। सो गवर्नमेंट इज सेट टू इंट्रोड्यूस द एटॉमिक एनर्जी बिल इन दिस विंटर सेशन। सो विंटर सेशन आज से स्टार्ट हो चुका है एंड स्पेशली ये वाला जो बिल है दैट बिकम्स वेरी वेरी क्रूशियल, ठीक है। सो एटॉमिक एनर्जी बिल को पेश किया जाएगा इन द अपकमिंग विंटर सेशन। ना बेसिकली बिल क्या करता है? इट एक्सपैंड्स न्यूक्लियर कैपेसिटी। ना एज वी नो, अगर आपने न्यूज को अच्छे से रीड किया होगा तो हमारा टारगेट है कि हम 5 स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स 2033 तक इस्टेब्लिश करना चाह रहे हैं, राइट। दिस इज आवर टारगेट। सो इवेंचुअली एज यू नो फॉसिल फ्यूल्स की कमी है, धीरे धीरे करके हमें किसकी तरफ मूव करना पड़ेगा? हमें रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ मूव तो करना ही पड़ेगा। साइमल्टेनियसली आप क्या देखेंगे कि आपको न्यूक्लियर एनर्जी बनानी ही पड़ेगी। देयर इज नो अदर चॉइस, राइट। नाउ अट्रैक्ट प्राइवेट कैपिटल एंड टेक्नोलॉजी। सो प्राइवेट कैपिटल और टेक्नोलॉजी को हम एनहांस करना चाहते हैं एंड वी वांट टू एक्सेलरेट इंडियाज क्लीन एनर्जी टारगेट्स। सो जो हमारे क्लीन एनर्जी टारगेट्स हैं हम उनको फुलफिल करना चाह रहे हैं, राइट। सो दीज आर द 3 मेन एम्स दैट इज रिलेटेड टू दिस पर्टिकुलर बिल, राइट। नाउ अगर हम इंडिया के न्यूक्लियर एम्बिशंस की बात करते हैं तो करंटली बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारे पास करंटली न्यूक्लियर कैपेसिटी कितनी है? 8.18 और हमारा टारगेट क्या है? दैट इज 22 गीगावाट। सो 2032 तक हम 22 गीगावाट करना चाह रहे हैं एंड 2047 तक हमारा 2047 गोल क्या है? एज यू नो विकसित भारत का। सो हम डेवलप नेशन बनना चाह रहे हैं 2047 तक और 2047 का टारगेट क्या है हमारा? कि जो न्यूक्लियर एनर्जी है उसको हम कहां तक प्रोड्यूस करना चाह रहे हैं? दैट इज 100 गीगावाट। प्रेजेंटली कितनी है? 8 गीगावाट। 2032 तक, याद रखिए 2032 तक हमारा टारगेट है 22 गीगावाट और 2047 तक हमारा टारगेट है 100 गीगावाट। तो जो reactors हैं, they are currently operated under NPCIL. This is very important that you need to remember, which is Nuclear Power Corporation of India Limited, right? So अब हम करने की कोशिश क्या कर रहे हैं? So we want to shift from government only to government plus private hybrid model. तो ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट बिल्कुल ही एलिमिनेट हो जाएगी, ऑब्वियसली बात है, क्योंकि न्यूक्लियर सेक्टर है, इसके साथ रिस्क्स भी आते हैं, तो इसीलिए इसको अकोमोडेट करने के लिए यहां पर दोनों को केटर किया जाएगा। दैट इज गवर्नमेंट एज वेल एज प्राइवेट हाइब्रिड मॉडल आपको देखने को मिलेगा। क्यों प्राइवेट सेक्टर की जरूरत है? सबसे पहला क्या है? दैट इज एनपीसीआईएल क्या लैक करता है? सबसे पहले एडिक्वेट कैपिटल, क्योंकि आपको बहुत ज्यादा पैसा चाहिए इसके लिए, सो इसीलिए प्राइवेट सेक्टर की एंट्री करवाई जा रही है। दूसरा, स्किल्ड वर्कफोर्स एंड कंस्ट्रक्शन बैंडविड्थ। सो एनपीसीआईएल ये लैक करता है, तो प्राइवेट सेक्टर क्या लेके आएगा? अपने साथ फंड्स लेके आएगा, स्किल्ड लेबर लेके आएगा जिसको हम इंजीनियर्स कहेंगे, एंड EPC which is engineering, procurement and construction capabilities अपने साथ लेके आएगा। इसीलिए एक तरह से हम किसकी तरफ मूव कर रहे हैं? हम प्राइवेट सेक्टर की तरफ मूव कर रहे हैं। और इंडिया आपको कोई यूनिक एग्जांपल देखने को नहीं मिलता है। अगर हम यूएसए की बात करते हैं, द मोस्ट डेवलप्ड नेशन इन द वर्ल्ड, सो वहां पर आपको देखने को मिलेगा न्यूक्लियर एनर्जी इज टोटली प्राइवेटाइज्ड, ठीक है। वहां पर गवर्नमेंट इंटरवीन तक नहीं करती है। सो यहां पर तो आपको हाइब्रिड मॉडल देखने को मिलेगा। टेक द एग्जांपल, अगर हम रशिया की बात करते हैं, चाइना की बात करते हैं, तो वहां पर भी आपको ये हाइब्रिड मॉडल्स देखने को मिलते हैं। सो इसी राह पे हम चलने की कोशिश कर रहे हैं, राइट। नाउ अब व्हाई प्राइवेट सेक्टर इज नीडेड? तो सबसे पहला क्या है? एज आई टोल्ड यू, हमें क्या चाहिए? फाइनेंस चाहिए। तो इस फाइनेंसिंग गैप को फुलफिल करने के लिए ही हम प्राइवेट सेक्टर की एंट्री करवा रहे हैं। दूसरा, हम रीच करना चाहते हैं 100 गीगावाट। 15 लाख करोड़ रिक्वायर्ड है। सो बहुत बड़ा फंड रिक्वायर्ड है, इसकी वजह से प्राइवेट सेक्टर की एंट्री हो रही है ना। बजट की अगर बात करते हैं तो ओनली 20,000 करोड़ इज एलोकेटेड, सो इसलिए आपको प्राइवेट इन्वेस्टमेंट एसेंशियल है।
तो एक तो फिस्कल बर्डन को हम रिड्यूस करना चाहते हैं क्योंकि सरकार के पास इतना पैसा नहीं है इन्वेस्ट करने के लिए, इसीलिए इन्वेस्टमेंट किससे ली जाएगी? प्राइवेट सेक्टर से। मोबिलाइज करना चाहते हैं लॉन्ग टर्म फंड्स एंड एक तरह से रिस्क शेयर करना चाहते हैं, राइट? नाउ हाउ प्राइवेट सेक्टर कैन हेल्प? सबसे पहले क्या करेगी? स्पीड अप करेगी कंस्ट्रक्शन को। जैसे बहुत सारे रिएक्टर्स, एग्जांपल कुंदम आपको देखने को मिलता है, इट इज डिलेड। किसकी वजह से डिलेड है? एक तो प्रोक्योरमेंट इश्यूज है क्योंकि यहां पर आपको यूरेनियम देखने को नहीं मिलता है ना, तो इसलिए प्रोक्योरमेंट इश्यूज आपको देखने को मिलते हैं। दूसरा, कंस्ट्रक्शन ही बहुत स्लो डाउन है एंड एडमिनिस्ट्रेटिव बॉटलनेक्स भी आपको देखने को मिलते हैं। अब प्राइवेट फर्म्स क्या कर सकती हैं? प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कर सकती हैं, सप्लाई चेन एफिशिएंसी मेंटेन कर सकती हैं, क्योंकि हमें क्या चाहिए? हमें प्रोक्योरमेंट इश्यूज को कंप्लीट करने के लिए क्या चाहिए? सप्लाई चेन एफिशिएंसी चाहिए, और ये कौन लेके आ सकता है? दैट इज द प्राइवेट सेक्टर। नाउ अगर हम बात करते हैं R&D बूस्ट, टेक्नोलॉजी R&D बूस्ट भी कौन कर सकता है? दैट इज द प्राइवेट सेक्टर्स। सो स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स हम एडवांस करना चाह रहे हैं, एडवांस रिएक्टर डिजाइन चाह रहे हैं एंड इंटरनेशनल टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप चाह रहे हैं, इसीलिए प्राइवेट सेक्टर के लिए ओपन कर रहे हैं। सो हायर सेफ्टी, कॉस्ट रिडक्शंस एंड एक तरह से फास्टर डिप्लॉयमेंट्स आपको देखने को मिलेंगे। ऐसे ही अगर हम बात करते हैं तो यूरेनियम, क्योंकि हमारे इंडिया में बहुत कम मिलता है, इसीलिए आपको देखने को मिलता है कि जो यूरेनियम का सप्लाई चेन मैकेनिज्म है उसको इनहांस करना चाह रहे हैं, उसको एफिशिएंट करना चाह रहे हैं। सो माइन यूरेनियम, सबसे पहले जो प्राइवेट फर्म्स हैं वो क्या कर सकती हैं? माइनिंग कर सकती हैं यूरेनियम की, इंपोर्ट कर सकती हैं यूरेनियम को, और एक तरह से प्रोसेस कर सकती हैं यूरेनियम को। नाउ एज यू नो, यूरेनियम की एनरिचमेंट हो सकती है, तो उस प्रोसेस को हम बेसिकली, जो फास्ट ब्रीडर रिएक्टर्स आपको देखने को मिलते हैं, वो बेसिकली हम किस पे छोड़ सकते हैं? प्राइवेट सेक्टर पे छोड़ सकते हैं। सो एक तरह से हमारी रिलायंस रिड्यूस हो जाएगी किस पे? कजाकिस्तान में, क्योंकि सबसे ज्यादा अगर यूरेनियम मिलता है वो कहां मिलता है? दैट इज इन कजाकिस्तान। दूसरा, हमारी रिलायंस कम हो जाएगी किस पे? कनाडा पे एंड उज्बेकिस्तान पे। सो एक तरह से हम स्ट्रैटेजिक न्यूक्लियर फ्यूल रिजर्व्स भी बनाना चाह रहे हैं। सो इसीलिए भी प्राइवेट सेक्टर की एंट्री बहुत जरूरी है ना। अगर हम न्यूक्लियर लैंडस्केप की बात करते हैं तो न्यूक्लियर एनर्जी दो तरह से प्रोड्यूस की जा सकती है, एक है फ्यूजन, एक है फिजन, ठीक है? सो उन्हीं को हम यूटिलाइज करेंगे। हाई डेंसिटी, रिलायबल, और क्या सबसे इंपॉर्टेंट है, इट इज क्लीन एनर्जी सोर्स, क्योंकि ऑब्वियस ही बात है एनवायरमेंट में जो सबसे ज्यादा पोल्यूशन अभी आपको देखने को मिलता है दैट इज ड्यू टू कोल थर्मल पावर प्लांट्स, राइट? सो उसको अगर हम रिड्यूस करना चाहते हैं तो न्यूक्लियर एनर्जी हमें ज्यादा से ज्यादा चाहिए। नाउ इंडिया ऑपरेट्स अप्रोक्सीमेटली 20 प्लस रिएक्टर्स, आपको 20 प्लस रिएक्टर्स देखने को मिलते हैं, लेकिन सारे ही किसके तहत है? NPCIL के तहत है। नाउ न्यू मिशन का फोकस किस पे है? भारत स्मॉल रिएक्टर्स, स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स। नाउ मॉड्यूलर का मतलब क्या होता है? ट्रांसपोर्टेशन आसान हो जाएगी इसकी, ठीक है? सो एक जगह से दूसरी जगह लेके जाना इट इज इजियर, इसी को कहा जाता है स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स, राइट? जिनकी आप एनर्जी कंजम्पशन की अगर हम बात करते हैं तो अप्रोक्सीमेटली ये कितना एनर्जी बना पाते हैं? दैट इज 300 तक 20 से लेकर 300 मेगावाट जो एनर्जी जनरेट कर सकते हैं वो कौन कर सकते हैं? दैट इज स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स, राइट? नाउ मोल्टन सॉल्ट रिएक्टर्स हम बनाना चाहते हैं एंड द लास्ट वन इज हाई टेम्परेचर गैस कूल्ड रिएक्टर्स बनाना चाहते हैं। सो एक तरह से इसी पे हमारा एम रहेगा जिससे कि हम एनर्जी किससे बना पाए? न्यूक्लियर पावर से सोर्स कर सके, राइट? सो ऐसे ही टारगेट जो कि मैं आपको बता भी चुकी हूं, 2033 तक हमारा टारगेट है कि हम 5 ऑपरेशनल स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स बनाना चाह रहे हैं, राइट? नेक्स्ट, ना बैरियर्स क्या है? देखो अभी तक हमने सारी क्रूशियलिटी पढ़ ली कि क्यों प्राइवेट सेक्टर की इंपॉर्टेंस क्या है और क्यों हम प्राइवेट सेक्टर को एंट्री दे रहे हैं। अब बैरियर्स क्या हो सकते हैं? सबसे पहले न्यूक्लियर लायबिलिटी कंसर्न्स, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है ना। एज यू नो, ट्रेजेडीज आपको ऑल ओवर वर्ल्ड देखने को मिली है न्यूक्लियर पावर से रिलेटेड, तो उन रिस्क को मिटिगेट करना हमारी प्रायोरिटी होनी चाहिए, राइट? सो आप देख सकते हैं जो CL&AD एक्ट है, सिविल लायबिलिटी फॉर न्यूक्लियर डैमेज एक्ट 2010, उसका सेक्शन 17 क्लॉज B कहता है दैट इज राइट ऑफ रिकोर्स ऑन सप्लायर्स आफ्टर द एक्सीडेंट। सो अगर एक्सीडेंट होता है तो उनकी सिविल लायबिलिटी यहां पर एग्जिस्ट करती है। नेक्स्ट, नाउ रेजेस कंसर्न्स, ऑब्वियस ही बात है इंश्योरेंस कॉस्ट बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। नेक्स्ट, लीगल रिस्क है, तो प्राइवेट सेक्टर क्या पता इसके लिए रेडी ना हो, राइट? इसीलिए आपको देखने को मिलता है कि ये एक बैरियर हो सकता है। इंडिया का रिजीन इट डिफर्स फ्रॉम द ग्लोबल CSC नॉर्म्स, तो रिजीन यहां पर आपको डिफरेंट देखने को मिलता है। दूसरा, नेक्स्ट हाई कॉस्टिंग है। नाउ प्रेशराइज्ड हेवी वाटर रिएक्टर्स की अगर हम बात करते हैं तो द कॉस्ट इज राइजिंग टू 14 करोड़, जो कि बहुत ज्यादा है। तो इसकी वजह से आपको देखने को मिलता है द कॉस्टिंग इज ऑन अ राइज।
ना न्यूक्लियर इज नॉट क्लासिफाइड एज रिन्यूएबल, कोई ग्रीन टैग नहीं मिलेगा। मान लो कोई प्राइवेट सेक्टर एंट्री भी ले रहा है तो उसके लिए जो सब्सिडीज है वो बेसिकली आपको ग्रीन एनर्जी पे देखने को मिल रही है, तो एज सच इसका कोई ग्रीन टैग नहीं है, राइट। नो टैक्स बेनिफिट्स, कोई टैक्स बेनिफिट्स नहीं है। तीसरा, नो कंसेशनल फाइनेंसिंग, कोई कंसेशनल फाइनेंसिंग का भी एम्बिट नहीं रखा गया। तो प्राइवेट सेक्टर्स को क्यों ल्योर होगा कि वो क्या करना चाहे, न्यूक्लियर सेक्टर में एंट्री लेना चाहे। तो ये आपको बैरियर्स देखने को मिलते हैं। दूसरा, ओनरशिप रिस्ट्रिक्शन। ना जो एटॉमिक एनर्जी एक्ट है वो रिस्ट्रिक्ट करती है प्राइवेट फर्म्स को फ्रॉम ओनिंग द रिएक्टर्स। अब उनके नाम पे अगर नहीं है तो प्राइवेट सेक्टर क्यों आना चाहेगा। ऑपरेटिंग रिएक्टर्स एंड सेलिंग द इलेक्ट्रिसिटी, सो दे डू नॉट हैव दीज टर्म्स। सो इसको भी आपको क्या करना पड़ेगा, कुछ अमेंडमेंट्स लेके आनी पड़ेगी। एंड देयर इज नो क्लैरिटी ऑन रेवेन्यू शेयरिंग मॉडल्स, किस तरह से रेवेन्यू शेयर किया जाएगा, क्या मॉडल अप्लाई किया जाएगा, यहां पर भी बातें पूरी तरह से खुली नहीं हुई है, राइट। सो इसीलिए आपको ये बैरियर्स देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट बैरियर आपको देखने को मिलता है अब यूरेनियम रिस्ट्रिक्शन है। सो इंडिया हैज अप्रोक्सीमेटली 76,000 टन्स, इनफ ओनली फॉर 10,000 मेगावाट फॉर 30 इयर्स। 30 सालों के लिए हमारे पास 10,000 मेगावाट के लिए ही यूरेनियम है। तो प्रॉब्लम कहां पर आएगी, आपको क्या करनी पड़ेगी, माइनिंग करनी पड़ेगी। तो एडिशनल कॉस्ट है, प्राइवेट फर्म को सबसे पहले आके क्या करना पड़ेगा, माइनिंग करनी पड़ेगी, किसकी, यूरेनियम की। तो एक एडिशनल कॉस्ट आपको देखने को मिलती है। या तो क्या करना पड़ेगा, इंपोर्ट करना पड़ेगा यूरेनियम, एंड देन यू हैव टू प्रोसेस द यूरेनियम, आपको एनरिचमेंट करनी पड़ेगी। तो उसका आपको बैरियर्स देखने को मिलते हैं प्राइवेट सेक्टर के लिए, राइट। So these were the risks that were associated with the private sector entering into the Indian market. Now आपके लिए एक क्वेश्चन है जो कि आपके प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, आप इसको अटेम्प्ट कर सकते हैं। सो आपके पास जस्ट अ सेकंड, हाँ जी। सो आपके पास क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेशन इन इंडियाज न्यूक्लियर सेक्टर। पहला स्टेटमेंट है, सेक्शन 17 क्लॉज बी ऑफ द सिविल लाइबिलिटी फॉर न्यूक्लियर डैमेज एक्ट 2010 allows operators a right to recourse against suppliers, increasing risk for private companies. Second है, private companies are currently allowed to mine, import and process uranium for civil nuclear power generation in India. Third statement है, India's nuclear capacity is around 8 to 9 gigawatt but aims to reach 100 gigawatt by 2047. Fourth है, nuclear energy in India is classified as renewable energy source and receives टैक्स बेनिफिट्स सिमिलर टू सोलर एंड विंड। आपको बताना है कौन सी करेक्ट स्टेटमेंट्स है, यू हैव टू टेल मी द करेक्ट स्टेटमेंट्स। आपके पास ऑप्शंस हैं 1 and 3, 2 and 4, 1 2 3 और इज 1 3 4। बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज डू अटेम्प्ट इट, एंड जो भी इसका आंसर है वो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। सो दिस वाज इट फ्रॉम माय साइड, आई होप यू लाइक द लेक्चर, थैंक यू वेरी मच।